नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 6 कार्यपालन अभियंता निलंबित, डिप्टी सीएम की कार्रवाई। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग का निरीक्षण, कलेक्टर ने दिए निर्देश। झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, 2 क्लिनिक सील। और मलेरिया से फिर 2 की मौत, दोनों मृतक सगे भाई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 6 कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। साथ ही 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्रालय से 6 कार्यपालन अभियंताओं के निलंबन के आदेश और 4 कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किए जाने को गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता जगदीश कुमार, बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता यूके राठिया, बैकुंठपुर के कार्यपालन अभियंता चंद्रबदन सिंह, बेमेतरा के कार्यपालन अभियंता आर के धनंजय, अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता एसपी मडावी और सुकमा के कार्यपालन अभियंता जेएल महिला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं दुर्ग के कार्यपालन अभियंता उत्कर्ष पांडे, बालोद के कार्यपालन अभियंता सुक्रांत साहू, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कार्यपालन अभियंता एसएस पैकरा तथा सारनगढ़ बिलाईगढ़ के कार्यपालन अभियंता श्री कमल कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई वाले चारों कार्यपालन अभियंताओं को सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद ने आज प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके माध्यम से अन्य प्रदेशों के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी व बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा और इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजन के लिए किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय
आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक को प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को निरस्त किया है, जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू फाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी जारी परिपत्र शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो तो शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में जीएसटी, माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष लिए जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 15 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तदनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। हम सब ने भी देखा कि अभी आईईडी ब्लास्ट में हमारे मोवा के रहने वाले एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरतलाल साहू चौक करने की घोषणा उन्होंने की है। शनिवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग परिसर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पंजीयन कार्यालय पास में बेतरतीब रूप से संचालित दुकानों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। निगम द्वारा परिसर में खाली पड़ी जमीन पर इन्हें व्यवस्थित करने और प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर दुकान बनाए जाने कहा। वहीं बिल्डिंग परिसर में सड़क के बीच स्थित विद्युत खंभों को शिफ्टिंग करने और परिसर में सीसी रोड बनाने को कहा है। उन्होंने इस दौरान साफ किया कि व्यवस्थापन के लिए जरूरी निर्माण कार्य हो जाने पर प्रवेश द्वार पर वाहनों की रोक के लिए बैरियर भी लगाए जाएंगे ताकि अंदर से अव्यवस्था न फैले। उन सभी को नजदीक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन खड़े करने होंगे। कलेक्टर ने इस अवसर पर टाउन हॉल के एक हिस्से में बन रहे जिला पुरातत्व संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 15 अगस्त तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके बन जाने से पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों को व्यवस्थित रूप से रखा जा सकेगा।
राज्य शासन के निर्देशानुसार जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन अब लोगों तक पहुंच रहा है। जिले का पहला जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर बिल्हा ब्लॉक के कया गांव में लगाया गया। शिविर का आयोजन गांव के स्कूल परिसर में किया गया, जिसमें गांव के स्थानीय नागरिक सहित आसपास के 30 गांव के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कलेक्टर अवनीश शरण के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में समस्त विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। शिविर में ग्रामीणों की मांग और शिकायतों से संबंधित 310 आवेदन मिले। इनमें से मौके पर ही 227 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में विधायक श्री कौशिक और कलेक्टर ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हितग्राहियों को मुख्य मंच से विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ब्लॉक मुख्यालय कोटा में शुक्रवार देर रात 2 और अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई। जांच के बाद दोनों क्लिनिक सील कर दिए गए। इसमें कोटा में संचालित विश्वास क्लिनिक और दूसरा मरावी क्लिनिक है। मरावी क्लिनिक का संचालक देवशंकर मरावी है, जो कि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में क्लर्क पद पर कार्यरत है। कल दिन में गुप्ता क्लिनिक और चिरंजीत विश्वास क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोटा एसडीएम युगल किशोर उर्वशा के नेतृत्व में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार शैली में दबिश देकर कार्रवाई की। कोटा में गुरुद्वारा के पीछे में संचालित मरावी क्लिनिक और महाशक्ति चौक में संचालित विश्वास क्लिनिक की जांच की गई। दोनों ही क्लिनिक में भारी मात्रा में एलोपैथी दवाइयां और इंजेक्शन पाए गए। मौके पर जांच के दौरान मरीजों की लंबी कतार देखी गई। विश्वास क्लिनिक में इलाज कराने आए धनराज के ग्रामीण विशंभर सिंह को कुल 713 रुपए की दवाई देकर कुल 1300 रुपए वसूले गए, जिसे तहसीलदार द्वारा वापस कराया गया। इसी प्रकार मरावी क्लिनिक के संचालक देवशंकर मरावी है, जो शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में क्लर्क के रूप में पदस्थ है। इनके द्वारा भी भारी मात्रा में एलोपैथी दवाइयां रखकर इलाज किया जा रहा था। बिना डिग्री के इलाज और भारी मात्रा में भंडारित एलोपैथी दवाइयों और इंजेक्शन के कारण उक्त दोनों क्लिनिक को तहसीलदार कोटा द्वारा सील किया गया। उक्त संपूर्ण कार्रवाई तहसीलदार कोटा और कोटवारों की संयुक्त टीम द्वारा देर रात तक की गई। बिलासपुर ओखा बिलासपुर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में नवंबर महीने से एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का निर्णय रेलवे प्रशासन ने लिया है। ऐसा ट्रेन में लगातार बढ़ रही भीड़ की वजह से किया जा रहा है। एक कोच लगने से इस ट्रेन में जनरल कोच की संख्या 4 हो जाएगी। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ओखा बिलासपुर ओखा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के कोच संरचना में संशोधन करते हुए स्थायी रूप से जनरल कोच की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। ओखा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 16 नवंबर से एवं बिलासपुर ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 18 नवंबर से एक अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षाओं की जगह द्वितीय अवसर परीक्षा हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षाओं से संबंधित तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली है। परीक्षाएं भी 23 जुलाई से शुरू होनी है। इसको लेकर बिलासपुर जिले में शनिवार को सभी केंद्रों को गोपनीय सामग्री का वितरण स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल दयालबंद से किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 1,32,708 छात्र छात्राएं पूरक और अनुत्तीर्ण हैं, लेकिन परीक्षा के लिए सिर्फ 82,000 छात्रों ने आवेदन किया है। पहली बार हो रही दूसरी बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद थी। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हमने 2 लाख आवेदन आने की उम्मीद लगाई थी। इसी के अनुसार हमने अपनी तैयारी भी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जितने छात्रों ने आवेदन किया है, इसके लिए बोर्ड ने परीक्षा की व्यवस्था की है। इसके तहत जिले में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। उक्त केंद्रों के लिए प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र सहित उत्तर पुस्तिका का वितरण किया गया है। गौरतलब है कि माशिम अब हर वर्ष 2 बार बोर्ड परीक्षा लेगा। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में होगी।
जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज विभाग बिलासपुर द्वारा बीते 48 घंटे में दर्जनों ग्रामों में दबिश देकर 3 हाईवा और 8 ट्रैक्टर पकड़े गए। ये वाहन रेत और खनिजों का अवैध तरीके से परिवहन कर रहे थे। वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्रवाई की गई है। इस मामले में खनिज विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा लोधीपारा, कोनी, सेंद्री, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, सिरगिट्टी, लावर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। सरकंडा क्षेत्र में 2 हाईवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर पुलिस थाना सरकंडा एवं सेंद्री क्षेत्र में 1 ट्रैक्टर को पुलिस थाना कोनी में अभिरक्षा में रखा गया है। रतनपुर क्षेत्र में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते जाने पर 5 ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना रतनपुर में अभिरक्षा में रखा गया है। सिरगिट्टी क्षेत्र में 1 हाईवा एवं 1 ट्रैक्टर रेत को पुलिस थाना सिरगिट्टी में एवं 1 गाड़ी ईंट को खनिज जांच चौकी लावर में अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास एवं रॉयल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किए जाने के कारण सभी 11 वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। खनिज अमला द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भारत की अग्रणी सीमेंट निर्माता ग्रुप अदानी सीमेंट के द्वारा विगत समय से निर्माण की गुणवत्ता में सुधार एवं टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अदानी सीमेंट की दोनों कंपनियों एसीसी सीमेंट एवं अंबुजा सीमेंट के द्वारा कंक्रीट टॉक कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर शहर में किया गया, जिसमें बिलासपुर शहर के लगभग 80 प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के सिविल विभाग प्रमुख शिरीष देव द्वारा उच्च क्षमता एवं टिकाऊ सीमेंट कंक्रीट विषय पर व्याख्यान दिया गया। उपस्थित अभियंताओं ने भी उपरोक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अदानी सीमेंट के द्वारा चलाई जा रही पहल एसीसी सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी एवं अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया। अडानी सीमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अदानी सीमेंट के छत्तीसगढ़ प्रमुख विनोद गोपाल कुरुप, एसीसी सीमेंट के बिलासपुर एरिया हेड अखिलेश बघेल, बिलासपुर इंजीनियर प्रभाकर शर्मा, अंबुजा सीमेंट से बिलासपुर एरिया हेड प्रशांत देवांगन, बिलासपुर इंजीनियर रितेश सेन उपस्थित रहे। रायपुर एसीसी के इंजीनियर शार्दुल देशपांडे द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। सिविल अभियंताओं में काफी उत्साह देखा गया। आज अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा सीमेंट और एसीसी के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा और इसकी गुणवत्ता, सर्विस, क्वालिटी, ये सीमेंट सबसे आगे है, इसके बारे में बताया जाएगा। आज हमारे एसोसिएशन के सभी इंजीनियर्स यहाँ उपस्थित हैं और भी अन्य विभागों के इंजीनियर हैं और कंक्रीट के बारे में रायपुर से हमारे प्रोफेसर आए हैं और उसको जानकारी देंगे और समय समय पर यह ग्रुप हमेशा जानकारी दे रहा है, जिससे यह आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आरके सोनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह सीमेंट देश में अपना नाम आगे करे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले में बीते 24 घंटे में मलेरिया से 2 और बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष और 12 वर्ष है। मृतकों की मां भी मलेरिया पॉजिटिव है, जिसे गंभीर हालात में इलाज के लिए सिम्स रिफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी कोटा बेलघरा क्षेत्र के काली माटी गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कोरबा के जाम गांव में अपना इलाज करा रहे थे। 2 दिन पहले ही वे अपने गांव काली माटी वापस आए थे। यहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं मां की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए सिम्स रिफर किया गया है। सीएमएचओ ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम को रवाना किया गया है। सिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भी क्षेत्र में परीक्षण कर रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे भी कराया जा रहा है। फिलहाल जिले में 1 दर्जन से अधिक मलेरिया मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें 5 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सिम्स सहित अलग अलग अस्पतालों में सभी का उपचार जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी टेंगनमाड़ा क्षेत्र में मलेरिया प्रभावित 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पिपरिया के ग्राम चरडोंगरी में विद्युत विभाग की लापरवाही से शुक्रवार एक और युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम चरडोंगरी निवासी जलेश्वर साहू शुक्रवार को अपने खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, जहां महीनों से पड़े डिसमेंटल तार को वह हटाने की कोशिश कर रहा था। तार बिजली के हाई टेंशन तार से जुड़ा था, जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ काफी हंगामा किया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव में एक युवक की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई किसानों की गाय भैंसे भी खुले में पड़े बिजली के तार की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के लिए ग्रामीणों ने विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र तिफरा के पुलिस क्वार्टर में साल 2022 में हुई हत्या के एक मामले में विवेचक एसआई सागर पाठक गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे। कोर्ट ने कई बार समन जारी किया, इसके बाद जमानती वारंट भी जारी हुआ। इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुए, न ही कोई वजह बताई। इससे मामले की सुनवाई लगातार टलती जा रही है। इसमें अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस पर दशम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एसआई पाठक को गिरफ्तार कर 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। पाठक वर्तमान में शिवरी नारायण थाने में पदस्थ है। मामला सिरगिट्टी थाने का है। दरअसल 24 मार्च 2022 को तिफरा में पुलिस क्वार्टर के पीछे पंकज तिवारी चकरभाटा थाना क्षेत्र आवासपारा परसदा निवासी की पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर दी गई थी। रेलवे की संपत्ति पर अब कबाड़ियों की नजर पड़ चुकी है। बिना सुरक्षा यहाँ वहाँ पड़े इन लोहों को आसानी से चोरी किया जा सकता है। शहर के इन लोहों के सामानों को खरीद कर बेच रहे हैं। तारबहार पुलिस ने ऐसे ही रेलवे के लोहे से भरे पिकअप को जब्त किया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने तीसरा के कबड्डी का सामान बताया। इस मामले में पुलिस ने 10 क्विंटल कबाड़ जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने चुचैया पारा शिव मंदिर के पास रहने वाले ड्राइवर लालमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तिफरा निवासी कबाड़ी फिरोज मेमन से पूछताछ की जा रही है। तालाब के घाट में शौच करने से मना करने पर आरोपी ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मस्तूरी के ग्राम लिमतरावासी रविशंकर टाइल्स मिस्त्री का काम करता है। 9 जुलाई की रात युवक घर के पास से तालाब में हाथ पैर धोने के लिए गया था। उसने देखा कि गांव का धनलाल उर्फ धनीराम साहू तालाब के घाट में शौच कर रहा है। युवक ने उसे ऐसा करने से मना किया। इस पर गालियां देते हुए धनीराम ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से युवक के कंधे में चोट आई। इधर धनीराम साहू मौके से फरार हो गया, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया।
छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। आज से मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी बारिश के आसार है। वहीं प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आसार है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में रायपुर, बालोद, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 6 जिलों में नारायणपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, कांकेर, मोहला, मानपुर और खैरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।